Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार दोस्तों और सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी के सभी साथियों, कैसे हैं आप सब? नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में एक ऐसी शानदार यात्रा पर निकल रहे हैं जो अक्सर हमारी नजरों से यूं कहें कि ओझल रह जाती है। हाँ, एक ऐसा इलाका, ऐसी सभ्यताएं जिन्होंने दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी, लेकिन शायद हम उनके बारे में उतना नहीं जानते जितना हमें जानना चाहिए। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं पश्चिम अफ्रीका की, और खास तौर पर लगभग 800 से 1500 एडी के बीच फले फूले उन महान साम्राज्यों की। जी हाँ, घाना, माली और सोंघाई। ये नाम सिर्फ नक्शे पर कुछ बिंदु नहीं है दोस्तों, ये विशाल, शक्तिशाली और प्रभावशाली सल्तनतें थीं। और ये सिर्फ अपनी सीमाओं तक ही सीमित नहीं थी। इन्होंने न केवल विशाल क्षेत्रों को राजनीतिक रूप से जोड़ा, बल्कि व्यापार और संस्कृति के माध्यम से दुनिया के बड़े हिस्से पर गहरा असर डाला। एक ऐसा प्रभाव जिसे इतिहास में अक्सर कम करके आंका गया है। सोचिए, यूपीएससी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज का हमारा मिशन क्या है? देखिए, हमारा लक्ष्य एम्बिशियस है दोस्तों। हम चाहते हैं कि इस चर्चा के बाद पश्चिम अफ्रीका के इन साम्राज्यों के बारे में आपकी समझ बिल्कुल ठोस और विस्तृत हो जाए। हाँ, एक मजबूत फाउंडेशन तैयार है। यस, इसके लिए हम एक खास स्रोत का सहारा ले रहे हैं, मैकडूगल लिटेल की किताब वर्ल्ड हिस्ट्री पैटर्न्स ऑफ इंटरैक्शन का चैप्टर 15 सेक्शन 2। हम इस टेक्स्ट का, आप कह सकते हैं, एक तरह से फॉरेंसिक विश्लेषण करेंगे, एक एक डिटेल को बारीकी से देखेंगे। हाँ, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये डिटेल्स बहुत मायने रखती हैं। मिशन बिल्कुल साफ है, लेकिन हाँ, डिमांडिंग भी है। हमें हर मुख्य तथ्यात्मक विवरण निकालना है। नाम, तारीखें, जगह, चीजें कैसे काम करती थी, उनके पीछे के तंत्र क्या थे, वो सब कुछ जो ये टेक्स्ट हमें बताता है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई संक्षिप्तीकरण नहीं। हमारा काम है इस रॉ डेटा, इन तथ्यों को एक दिलचस्प और उपयोगी कहानी में पिरोना। तो साथियों, पेन और नोटबुक तैयार रखिए। हर फैक्ट को नोट करना है, क्योंकि ये वो डिटेल्स हैं जो आपको दूसरों से बढ़त दिला सकती हैं। तो इस पूरी कहानी का केंद्रीय धागा क्या है? इन महान साम्राज्यों को क्या चीज आपस में जोड़ती है? एक शब्द में कहें तो व्यापार, ट्रेड। अच्छा। व्यापार। घाना, माली, सोंघाई, इन तीनों साम्राज्यों का उदय, शिखर और पतन सब कुछ महत्वपूर्ण ट्रांस सहारन व्यापार मार्गों, ट्रांस सहारन ट्रेड रूट्स पर उनके नियंत्रण से जुड़ा था। वो रास्ते जो सहारा रेगिस्तान के आर पार जाते थे। हाँ, सोचिए जरा, ये साम्राज्य बिल्कुल सही जगह पर स्थित थे। एक तरह से वे बिचौलिए थे, मिडलमैन। हाँ, जो उत्तर और दक्षिण के बीच आने जाने वाले माल पर टैक्स लगाते थे। बिल्कुल। उन्होंने अपनी भौगोलिक स्थिति का शानदार तरीके से मुद्रीकरण किया, उसे पैसे कमाने के साधन में बदल दिया। तो चलिए इसी व्यापार और शक्ति के केंद्र में अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले उस साम्राज्य से जिसने एक तरह से इस पैटर्न की नींव रखी। हाँ, बात करते हैं घाना किंगडम की। ये वो साम्राज्य है जिसने आने वाले साम्राज्यों के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार किया। तो इसे स्थापित करने वाले लोग कौन थे? इसके संस्थापक थे सोनिनके लोग। हाँ, ये नाम याद रखिएगा, सोनिनके। उन्होंने इस राज्य की नींव रखी और ये माली या सोंघाई के उदय से बहुत पहले ही पश्चिम अफ्रीका में एक प्रमुख शक्ति बन गया था। उनकी शुरुआती संगठनात्मक क्षमता वाकई कमाल की थी। बिल्कुल। और जैसा हमने कहा, उनकी लोकेशन, उनकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी कि वे इतने सफल हुए ना। किस्मत नहीं, बल्कि शुद्ध रणनीतिक स्थिति थी। वे ऐसी जगह पर थे जहां से वे उस समय पश्चिम अफ्रीका की दो सबसे कीमती चीजों, सोना और नमक के व्यापार के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते थे। सोना और नमक, इमेजिन कीजिए, एक तरफ सोना, दूसरी तरफ नमक और बीच में घाना। हाँ, ये सोना नमक व्यापार, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। पर घाना इससे अमीर कैसे बना? क्या वे खुद सोने की खदानें चलाते थे? दिलचस्प सवाल है। देखिए, मुख्य रूप से वे खनन या खुदाई से अमीर नहीं हुए। घाना का आर्थिक इंजन दरअसल प्रशासनिक था। प्रशासनिक मतलब वे अमीर बने उन चीजों पर टैक्स लगाकर, खासकर सोना और नमक पर, जिन्हें व्यापारियों को उनके इलाके से होकर ले जाना पड़ता था।
उन्होंने उस चौराहे को नियंत्रित किया जहां ये व्यापार होता था। अच्छा, तो ये पूरा सिस्टम आपसी जरूरत पर आधारित था? एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता था? हाँ, परस्पर निर्भरता, ये यहाँ की वर्ड है साथियों। सोचिए, सोना कहाँ से आ रहा था? कहाँ से? ये आता था सवाना घास के मैदानों के दक्षिण में स्थित वन क्षेत्रों से। वहां नदियों में या जमीन के नीचे उथली खदानों में सोना भरपूर मात्रा में मिलता था। और नमक, जिसकी कीमत उस समय सोने के बराबर बताई जाती है? नमक, जो सचमुच सोने जितना ही कीमती था और शायद कुछ मामलों में उससे भी ज्यादा। हाँ। वो आता था उत्तर में सहारा रेगिस्तान से, अक्सर तगाजा जैसी जगहों से जहां नमक के बड़े बड़े भंडार थे। और ये सिर्फ खाने में स्वाद के लिए नहीं था? बिल्कुल नहीं। सोचिए पश्चिम अफ्रीका की उस भयंकर गर्मी के बारे में। हाँ। नमक भोजन को खराब होने से बचाने, प्रिजर्व करने के लिए और इंसान के स्वास्थ्य के लिए, मतलब पसीने से निकले नमक की पूर्ति के लिए अनिवार्य था। ये एक जैविक आवश्यकता, बायोलॉजिकल नेसेसिटी थी। इसीलिए कुछ जगहों पर इसे सचमुच सोने के वजन के बराबर तौला जाता था। जी हाँ, तो सोनीन के लोग बीच में बैठकर इस पूरे लेन देन को कंट्रोल कर रहे थे। और इस सबके केंद्र में कौन था? क्या राजा की भूमिका महत्वपूर्ण थी? पूरी तरह से केंद्रीय। घाना का राजा सिर्फ नाम का शासक नहीं था, उसके पास अपार शक्ति थी और उसकी भूमिका बहुआयामी थी। वो इस पूरे सिस्टम का कंट्रोल सेंटर था। हाँ। स्रोत के अनुसार राजा के मुख्य काम क्या थे? यूपीएससी मेंस में इस तरह के सवाल बन सकते हैं। बताइए। टेक्स्ट 3 मुख्य काम बताता है जो आपस में जुड़े हुए थे। पहला, व्यापार पर पूरा नियंत्रण रखना, नियम बनाना, टैक्स वसूलना, व्यापारियों और रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है। दूसरा, एक बड़ी सेना की कमान संभालना। यह सेना न सिर्फ सीमाओं की रक्षा करती थी, बल्कि व्यापार नियमों को लागू करवाती थी और कारवां को सुरक्षा भी देती थी। और तीसरा, वह प्रमुख धार्मिक नेता और मुख्य न्यायाधीश भी था। यानी वाणिज्यिक, सैन्य और आध्यात्मिक, न्यायिक शक्ति सब कुछ एक ही व्यक्ति के हाथ में। ये तो जबरदस्त केंद्रीकृत व्यवस्था थी। बिल्कुल। और क्या? सोने को लेकर भी राजा के कुछ खास नियम थे, जैसे कि कौन कितना सोना रख सकता है। हाँ, और ये डिटेल बहुत दिलचस्प है। स्रोत राजा की सोने की नीति पर खास रोशनी डालता है। इससे पता चलता है कि शायद उन्हें शुरुआती मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी की भी समझ थी। हाँ, कह सकते हैं। ये कैसे काम करता था, बताइए। राजा का आदेश था कि सिर्फ सोने की धूल, गोल्ड डस्ट का ही आम लोग आपस में व्यापार कर सकते थे। अच्छा। ये एक तरह की मुद्रा करेंसी का काम करती थी। लेकिन राज्य में पाए जाने वाले जितने भी बड़े ठोस सोने के डले, गोल्ड नगेट्स थे, वो सिर्फ और सिर्फ राजा की संपत्ति माने जाते थे। ओह, ऐसा क्यों? क्या सिर्फ शाही खजाना भरने के लिए? वो तो एक कारण था ही, लेकिन इसका एक और गहरा आर्थिक कारण था। बड़े सोने के डलों की सप्लाई को सीमित करके राजा ने सोने की कीमत को गिरने से बचाया। यानी मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया। हाँ, उसने सोने के डलों को दुर्लभ, रेयर बनाए रखा, जिससे सोने का ऊंचा मूल्य बना रहा, खासकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। ये बाजार को नियंत्रित करने और अपनी दौलत और ताकत को मजबूत करने का एक बहुत ही चतुर तरीका था। वाकई स्मार्ट। अच्छा, अब इस व्यापार के साथ सिर्फ सामान तो नहीं आ जा रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। विचारों का आदान प्रदान भी हो रहा होगा, खासकर धार्मिक विचारों का। घाना में इस्लाम कैसे पहुंचा? ये एक और महत्वपूर्ण पहलू है। घाना में इस्लाम का प्रसार कम से कम शुरुआती दौर में मुख्य रूप से शांतिपूर्ण, प्राइमरीली पीसफुल तरीके से हुआ। शांतिपूर्ण, तलवार के जोर पर नहीं, ये व्यापार मार्गों के जरिए आया। मुस्लिम व्यापारी, जो ज्यादातर उत्तरी अफ्रीका के बर्बर लोग थे, ये एक महत्वपूर्ण समूह है जिन्हें याद रखना चाहिए। वे ट्रांस सहारन व्यापार के प्रमुख खिलाड़ी थे। तो मतलब ये विजय के जरिए नहीं फैला जैसा कि कई और जगहों पर हुआ? घाना के मामले में शुरुआत में नहीं, ये बातचीत और वाणिज्य यानी व्यापार के जरिए फैला। और क्योंकि ये मुस्लिम व्यापारी आर्थिक रूप से इतने महत्वपूर्ण थे, हाँ, उनका प्रभाव धीरे धीरे राज्य के प्रशासन के अंदर भी बढ़ने लगा। किस तरह से? घाना के कई सरकारी अधिकारी, सलाहकार और विद्वान इस्लाम अपना चुके थे या मुस्लिम थे। उनके व्यापारिक कौशल, उनके कनेक्शन और उनकी शिक्षा के लिए उन्हें बहुत महत्व दिया जाता था। क्या इससे साम्राज्य चलाने में कोई व्यावहारिक प्रैक्टिकल फायदा भी हुआ? बहुत बड़ा फायदा। मुस्लिम सलाहकारों और व्यापारियों के आने से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आई, लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। मुख्य रूप से अरेबिक। सोचिए, ये प्रशासन के लिए कितना क्रांतिकारी रहा होगा। कैसे? जरा समझाइए। देखिए, इससे पहले प्रशासन ज्यादातर मौखिक परंपरा यानी ओरल ट्रेडिशन पर निर्भर था, लेकिन अरेबी लिपि आने से क्या हुआ? उचित रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड कीपिंग संभव हुआ। हाँ।
व्यापार से आने वाले विशाल राजस्व का हिसाब किताब रखना आसान हुआ, कानूनों को लिखना, राइटिंग डाउन लॉज संभव हुआ और एक जटिल नौकरशाही यानी कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी का प्रबंधन करना मुमकिन हो पाया। लेखन ने एक ज्यादा परिष्कृत और कुशल राज्य तंत्र को जन्म दिया। बिल्कुल, जो इतने बड़े व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए जरूरी था। तो घाना के पास एक परिष्कृत प्रशासनिक व्यवस्था थी, अपार धन था, केंद्रीकृत शक्ति थी। लेकिन इतिहास गवाह है, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। सही कहा। घाना का पतन क्यों हुआ? स्रोत इसके लिए एक विशिष्ट घटना और तारीख का जिक्र करता है जो आपको याद रखनी है। घाना का पतन शुरू हुआ मुस्लिम अल-मोराविड्स द्वारा उसकी विजय कॉन्क्वेस्ट से। अल-मोराविड्स ये कौन थे? ये उत्तरी अफ्रीका का एक शक्तिशाली बर्बर मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन, बर्बर मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। उन्होंने घाना पर हमला किया और 1076 एडी में उसे जीत लिया। 1076 एडी, ये तारीख और अल-मोराविड्स का नाम महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो ये अल-मोराविड्स अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे और घाना के व्यापार मार्गों पर नियंत्रण चाहते थे। हाँ, वे घाना के नियंत्रण वाले व्यापार मार्गों को अपने विस्तार के लिए एक बाधा और एक लक्ष्य दोनों के रूप में देखते थे। और उनकी इस विजय का असर सिर्फ शासक बदलने तक सीमित नहीं रहा होगा। नहीं, इसका असर बहुत गहरा और विनाशकारी था। अल-मोराविद आक्रमण ने घाना की रीढ़ सोना नमक व्यापार को गंभीर रूप से बाधित कर दिया। व्यापार मार्ग असुरक्षित हो गए? हाँ, माल का आना जाना रुक गया और शायद अल्मोराविड्स ने व्यापार को अपने नियंत्रण वाले दूसरे रास्तों पर मोड़ने की भी कोशिश की। तो मतलब आर्थिक इंजन ही ठप पड़ गया। बिल्कुल। और जब व्यापार रुका तो टैक्स से होने वाली आय भी सूख गई। उस पैसे के बिना राजा अपनी बड़ी सेना को बनाए नहीं रख सका, अपना अधिकार लागू नहीं कर पाया। नतीजा, आर्थिक पतन ने सीधे सीधे घाना साम्राज्य के राजनीतिक विघटन को जन्म दिया। वो बिखर गया। ठीक है, तो 1076 में अल्मोराविड्स के हमले के बाद घाना बिखर गया। लेकिन जैसा आपने कहा, पश्चिम अफ्रीका में शक्ति का शून्य ज्यादा देर नहीं रहता। हाँ। घाना के खंडहरों पर एक नया और उससे भी बड़ा साम्राज्य उभरा, माली साम्राज्य। और इसकी नींव एक महान शख्सियत से जुड़ी है, सुंदियाता। सुंदियाता, हाँ, ये नाम पश्चिमी अफ्रीकी इतिहास में बहुत सम्मान से लिया जाता है। उन्हें अक्सर माली साम्राज्य का संस्थापक, उसका वास्तुकार, आर्किटेक्ट माना जाता है। वे घाना के पतन के बाद के दौर में उभरे हैं। स्रोत उनकी पृष्ठभूमि पर जोर देता है, कैसे उन्होंने मुश्किलों का सामना किया और सैन्य विजयों के जरिए सत्ता हासिल की। वो एक विजेता थे, एक कॉन्करर। हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपने दुश्मनों को हराया। मंडिंका लोगों, ये एक और महत्वपूर्ण जातीय समूह है, के बीच शक्ति को एकजुट किया और एक ऐसे नए साम्राज्य की नींव रखी जो आखिरकार घाना से भी बड़ा और ज्यादा अमीर बना। क्या उन्होंने शक्ति का कोई नया केंद्र भी स्थापित किया? हाँ, सुंदियाता ने अपनी राजधानी न्यानी शहर में स्थापित की। न्यानी से उन्होंने घाना के समय के बाधित हुए व्यापार मार्गों को फिर से बनाने और उनका विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया। और माली ने घाना के दक्षिण में स्थित प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्रों पर सीधा नियंत्रण हासिल कर लिया। हाँ, इससे उन्हें शुरुआत से ही दौलत का एक बड़ा और सीधा स्रोत मिल गया। और माली अपने शिखर पर, अपने स्वर्ण युग में एक ऐसे शासक के अधीन पहुंचा जो शायद सभी पश्चिम अफ्रीकी सम्राटों में सबसे ज्यादा मशहूर है, मनसा मूसा। बिल्कुल, मनसा मूसा, इनका नाम तो सबने सुना होगा। हाँ। मनसा मूसा का शासनकाल जो लगभग 1312 से 1337 तक चला, माली की शक्ति और खासकर उसकी दौलत की वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। अगर माली का स्वर्ण युग किसी एक शासक से जुड़ा है तो वो मनसा मूसा है। सही कहा। और ये प्रतिष्ठा उनकी एक खास यात्रा की वजह से दुनिया भर में फैली है ना? जी हाँ, उनकी प्रसिद्ध हज यात्रा यानी मक्का की तीर्थ यात्रा। साथियों, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत धार्मिक यात्रा नहीं थी, ये एक विशाल राजकीय जुलूस जैसा था जिसे शायद दुनिया को माली की शक्ति और समृद्धि दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। स्रोत इस यात्रा की सटीक तारीखें भी देता है, 1324 और 1325 के बीच। ये तारीखें याद रखिएगा। और हमें इस यात्रा के बारे में इतना विस्तार से कैसे पता है? इसका असर क्या हुआ? क्योंकि इसने उन जगहों पर जहां से ये गुजरा एक अमिट छाप छोड़ी। जरा कल्पना कीजिए, मनसा मूसा एक विशाल दल ऑन्टोराज के साथ यात्रा कर रहे थे। हजारों सैनिक, अधिकारी, नौकर और सोने से लदे हुए सैकड़ों ऊंट। हाँ, उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले बड़े शहरों, खासकर कायरो में उपहारों और दान के रूप में
इतनी भारी मात्रा में सोना बांटा? मैंने भी पढ़ा है कि उन्होंने कायरो में इतना सोना लुटाया कि वहां सोने की कीमत कई सालों तक गिरी रही, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। हाँ, यही कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि उन्होंने कायरा के बाजार में इतनी बड़ी मात्रा में सोना झोंक दिया कि मिस्र में सोने का मूल्य 1 दशक या उससे भी ज्यादा समय तक गिरा रहा। अब चाहे ये बात पूरी तरह सटीक हो या थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, मुद्दा ये है कि पैमाना अभूतपूर्व था। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा वही निकला जो शायद मनसा मूसा चाहते थे। इसने माली को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, इंटरनेशनल फेम दिलाई। अचानक दुनिया की नजरें इस पश्चिमी अफ्रीकी साम्राज्य पर टिक गईं। भूमध्य सागर और मध्य पूर्व के देशों में माली को आश्चर्यजनक धन दौलत वाली जमीन के रूप में जाना जाने लगा। इस यात्रा ने सचमुच माली को यूरोपियन नक्शों पर ला दिया। अक्सर नक्शों में मनसा मूसा को सोने का एक बड़ा डला पकड़े हुए दिखाया जाता था। लेकिन मनसा मूसा सिर्फ सोने और दौलत के बारे में ही नहीं थे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव भी था, खासकर जब वो मक्का से वापस लौटे। बहुत सही बात। उनकी सांस्कृतिक भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम थे और उनकी हज यात्रा ने उनके साम्राज्य में इस्लाम को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता को और गहरा कर दिया। वो अपने साथ मध्य पूर्व से विद्वानों, वास्तुकारों और ढेरों किताबें वापस लाए। और उन्होंने अपने इस प्रयास को एक खास शहर पर केंद्रित किया। हाँ, उन्होंने टिम्बकटू शहर को बदलने के लिए बहुत संसाधन लगाए। उनके संरक्षण में टिम्बकटू इस्लामी शिक्षा और संस्कृति का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र बन गया। वहां जिंगारे बेड़ जैसी शानदार मस्जिदें बनाई गईं, विश्वविद्यालय और पुस्तकालय स्थापित किए गए। देखते ही देखते टिम्बकटू एक प्रमुख बौद्धिक केंद्र बन गया, जो पूरे मुस्लिम दुनिया से विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। तो माली न केवल अमीर था, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और अच्छे प्रशासन का भी केंद्र बन रहा था। और हमारे पास इस बात की पुष्टि करने के लिए एक बाहरी गवाह भी है ना? हाँ, मशहूर यात्री इब्न बतूता। हाँ, विश्व प्रसिद्ध यात्री। उन्होंने 14वीं शताब्दी में माली की यात्रा की, मनसा मूसा के शासनकाल के कुछ समय बाद। उनकी यात्रा का वृत्तांत हमें उस समय के माली साम्राज्य के बारे में अमूल्य प्रत्यक्ष जानकारी, फर्स्ट हैंड टेस्टिमनी देता है। उन्होंने क्या देखा? माली के बारे में उन्होंने क्या खास लिखा? उन्होंने साम्राज्य में बड़े पैमाने पर यात्रा की और वे आमतौर पर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कई चीजों की तारीफ की, लेकिन स्रोत एक खास क्षेत्र पर प्रकाश डालता है जिससे इब्न बतूता बहुत प्रभावित थे। कौन सा क्षेत्र? वे माली की न्याय प्रणाली, जस्टिस सिस्टम के उच्च स्तर से विशेष रूप से प्रभावित थे। अच्छा। उन्होंने अपने लेखों में साम्राज्य के अंदर की सुरक्षा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जिक्र किया। बताया कि चोरी जैसी घटनाएं बहुत कम होती थीं और अदालतों में निष्पक्षता, फेयरनेस से न्याय होता था। ये बात महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये उस राज्य के प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस के बारे में बहुत कुछ बताती है। सोचिए, एक मजबूत न्याय प्रणाली और सुरक्षित यात्रा का माहौल व्यापार, खासकर लंबी दूरी के व्यापार के लिए कितना जरूरी है। इब्न बतूता का यह अवलोकन इस बात की पुष्टि करता है कि माली उस समय न केवल धनी था, बल्कि अच्छी तरह से शासित, वेल गवर्न्ड, स्थिर, स्टेबल और केंद्रीय रूप से नियंत्रित, सेंट्रली कंट्रोल्ड भी था। ये मनसा मूसा की दौलत और माली की शक्ति के किस्सों को प्रमाणित करता है। ठीक है, तो सुंडियाता ने माली की नींव रखी, मनसा मूसा ने उसे प्रसिद्धि और सांस्कृतिक समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया, इब्न बतूता ने उसकी स्थिरता की पुष्टि की। लेकिन घाना की तरह माली का साम्राज्य भी हमेशा के लिए नहीं रहा। हाँ, आखिरकार ये भी ढह गया। इस बार क्या गलत हुआ? यहाँ भी पैटर्न कुछ हद तक दोहराता हुआ दिखता है। माली के पतन का मुख्य कारण, जैसा कि स्रोत बताता है, अनिवार्य रूप से लीडरशिप फेलियर थी। लीडरशिप फेलियर? हाँ, सुंदियाता और मनसा मूसा जैसे शक्तिशाली और योग्य शासकों के बाद माली में कमजोर उत्तराधिकारियों का एक सिलसिला चला। तो इस बार बाहरी हमले के बजाय आंतरिक समस्याएं ज्यादा हावी रही। हाँ, मुख्य रूप से आंतरिक। ये कमजोर शासक इतने विशाल और विविध साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखने के लिए जरूरी मजबूत केंद्रीय नियंत्रण बनाए नहीं रख सके। नतीजा? दूर दराज के प्रांत अलग होने लगे, अंदरूनी झगड़े और संघर्ष बढ़ गए। और धीरे धीरे साम्राज्य ने उन महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर अपना नियंत्रण खो दिया जो उसकी जान थे। और इसी कमजोरी ने फिर अगली बड़ी शक्ति के उदय का रास्ता खोल दिया। बिल्कुल, और वो अगली महान शक्ति थी सोंघाई साम्राज्य। सोंघाई। इतिहास का पहिया घूमता रहा और जैसे ही माली कमजोर हुआ, सोंघाई ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। हाँ, सोंघाई लोग वास्तव में कुछ समय तक माली के शासन के अधीन ही थे।
वे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नाइजर नदी के मोड़ के आसपास केंद्रित थे। जैसे ही माली का केंद्रीय अधिकार कमजोर पड़ा, सोंघाई ने अपना मौका देखा और सिर उठाना शुरू कर दिया। उनका पहला बड़ा कदम क्या था जिसने उनके उदर का संकेत दिया? उनकी शुरुआती निर्णायक कार्रवाई थी गाओ शहर पर कब्जा करना। याद रखें, गाओ नाइजर नदी पर बसा एक प्रमुख व्यापारिक शहर था और माली के प्रभुत्व से पहले भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रह चुका था। हाँ, गांव पर कब्जा करने से सोंघाई को न केवल एक मजबूत आधार मिला, बल्कि प्रमुख नदी और जमीनी व्यापार मार्गों पर भी नियंत्रण मिल गया। और सोंघाई को एक छोटे राज्य से एक सच्चे साम्राज्य में बदलने का श्रेय किस शासक को जाता है? वो थे सुन्नी अली। इन्हें सोंघाई का साम्राज्य निर्माता, एम्पायर बिल्डर कहा जा सकता है। सुन्नी अली। उनका शासनकाल काफी लंबा चला, लगभग 1464 से 1492 तक। वे एक शानदार सैन्य रणनीतिकार, मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते थे। लेकिन साथ ही स्रोत ये भी बताता है कि वे काफी निर्दयी भी थे। तो उनके तरीके मुख्य रूप से सैन्य विजय पर आधारित थे। पूरी तरह से। स्रोत उनके शासनकाल को निरंतर सैन्य विजयों, रिलेंटलेस मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का दौर बताता है। उन्होंने दशकों तक लगातार सैनिक अभियान चलाए और सोंघाई क्षेत्र का नाटकीय रूप से विस्तार किया। उन्होंने एक शक्तिशाली सेना बनाई जिसमें एक नदी नौसेना घटक भी शामिल था, नाइजर नदी को कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत जरूरी था। और उन्होंने उन प्रमुख शहरों पर भी कब्जा कर लिया जो माली के समय में बहुत महत्वपूर्ण थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम थे। उन्होंने टिम्बक्टू और जेने पर कब्जा कर लिया। टिम्बक्टू और जेने, याद कीजिए, ये शहर न केवल अमीर व्यापारिक केंद्र थे, बल्कि माली के तहत शिक्षा और संस्कृति के भी बड़े केंद्र बन चुके थे। इन पर कब्जा करना सोंघाई की शक्ति को मजबूत करने और इन शहरों से जुड़ी प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ हासिल करने के लिए जरूरी था। सुन्नी अली ने क्षेत्रफल के लिहाज से तीनों महान पश्चिम अफ्रीकी साम्राज्यों में सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। सुन्नी अली ने तो सैन्य विस्तार कर दिया, लेकिन इस विशाल साम्राज्य को प्रशासनिक रूप से किसने सुदृढ़ किया? कौन इसे इसके प्रशासनिक शिखर पर ले गया? वो थे सुन्नी अली के उत्तराधिकारी अस्किया मोहम्मद। अस्किया मोहम्मद। हाँ, वे सुन्नी अली के तुरंत बाद सत्ता में आए और उन्होंने भी कई दशकों तक शासन किया। तो अगर सुन्नी अली विजेता थे, तो अस्किया मोहम्मद महान आयोजक, ऑर्गेनाइजर और प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर थे। हाँ, जिन्होंने सुन्नी अली की जीती हुई चीजों को सहेजा और व्यवस्थित किया। साम्राज्य चलाने में उनकी मुख्य उपलब्धियां क्या थीं? अस्किया मोहम्मद को सोंघाई सरकार को कहीं ज्यादा कुशल और स्थिर बनाने का श्रेय दिया जाता है। सबसे पहले उन्होंने एक कुशल कर प्रणाली स्थापित की। टैक्स सिस्टम। इससे राज्य चलाने और सेना को फंड करने के लिए राजस्व का एक नियमित और भरोसेमंद प्रवाह सुनिश्चित हुआ होगा। बिल्कुल। और उन्होंने शासन को केंद्रीकृत करने पर भी ध्यान दिया। बहुत ज्यादा। उन्होंने एक अत्यधिक केंद्रीकृत सरकार बनाई। उन्होंने विशाल साम्राज्य को प्रांतों में बांटा और उन पर शासन करने के लिए राज्यपाल नियुक्त किए। उन्होंने वित्त, कृषि, सेना जैसे अलग-अलग कामों के लिए विशेष विभाग, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स बनाए। अनिवार्य रूप से एक जटिल नौकरशाही, जैसी हमने घाना और माली में विकसित होते देखी थी, लेकिन शायद अस्किया के तहत ये और भी ज्यादा संरचित, स्ट्रक्चर्ड और व्यवस्थित थी। और मनसा मूसा की तरह अस्किया मोहम्मद भी एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम थे। उन्होंने इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा दिया और व्यापक मुस्लिम दुनिया के साथ संबंधों को मजबूत किया। तो अस्किया मोहम्मद के तहत सोंघाई अविश्वसनीय रूप से मजबूत, सुव्यवस्थित और विशाल लग रहा था। हाँ, लेकिन फिर भी ये साम्राज्य भी ढह गया और इसका पतन तो खासतौर पर बहुत नाटकीय और महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, ये वाकई इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सोंघाई का पतन माली की तरह आंतरिक कमजोरी या घाना की तरह धीरे धीरे व्यापार बाधित होने से नहीं हुआ। तो फिर कैसे हुआ? ये एक बाहरी शक्ति द्वारा लाई गई एक तेज, निर्णायक सैन्य हार थी। वो विजयी शक्ति कौन थी जिसने इतने बड़े साम्राज्य को हरा दिया? 16वीं शताब्दी के अंत में, लगभग 1591 के आसपास, उत्तर से एक मोरक्कन लड़ाकू बल, मोरक्कन फाइटिंग फोर्स ने सोंघाई पर आक्रमण किया। मोरक्को की सेना। लेकिन उन्होंने विशाल सोंघाई सेना को कैसे हरा दिया? जरूर कोई खास वजह रही होगी। हाँ, और ये वजह युद्ध और शक्ति की बदलती प्रकृति को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है साथियों। मोरक्कन सेना इसलिए जीती क्योंकि उनके पास बेहतर सैन्य तकनीक थी।
बेहतर सैन्य तकनीक उनके पास क्या था जो सोंघाई के पास नहीं था? ये बारूद वाले हथियारों से लैस थे, खासकर आग्नेयास्त्रों जैसे कि आर्क्यूबिसेस, ये शुरुआती बंदूकें थीं, और तोपों से। ओह, गन पाउडर। जबकि सोंघाई की विशाल सेना ज्यादातर पारंपरिक हथियारों पर निर्भर थी। बिल्कुल, सोंघाई के पास बेशक एक बहुत बड़ी सेना थी, कुशल घुड़सवार सैनिक थे, बहादुर योद्धा थे, लेकिन वे मुख्य रूप से तलवार, स्वॉर्ड्स, भाले, स्पीयर्स और तीर कमान, बोज एंड एरोज जैसे पारंपरिक हथियारों से लैस थे। बारूद और तोपों के सामने ये पारंपरिक ताकतें दुखद रूप से बेजोड़ साबित हुई। टोंडिबी की लड़ाई, बैटल ऑफ टोंडिबी, सोंघाई के लिए एक विनाशकारी हार थी। तो ये सिर्फ एक और आक्रमण नहीं था, बल्कि एक तरह का टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन था जिसने सब कुछ बदल दिया। सही कहा। सोंघाई का पतन उन महान पश्चिम अफ्रीकी व्यापारिक साम्राज्यों के युग के अंत का प्रतीक है, जो मुख्य रूप से व्यापार मार्गों के नियंत्रण और बड़ी पारंपरिक सेनाओं पर निर्भर थे। इस घटना ने साफ तौर पर दिखा दिया कि सैन्य शक्ति के समीकरण बदल रहे थे। गन पाउडर जैसी नई, ज्यादा विनाशकारी तकनीक तक पहुंच होना बड़ी संख्या और स्थापित प्रशासनिक ताकत पर भी भारी पड़ सकता था। ये दुनिया के लिए और खासकर पश्चिम अफ्रीका के लिए एक क्रूर सबक था। अच्छा, अब तक हमने घाना, माली और सोंगाई, इन 3 बड़े साम्राज्यों पर विस्तार से बात की। लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि पश्चिम अफ्रीका में सिर्फ यही 3 खिलाड़ी नहीं थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालांकि इन तीनों ने प्रमुख ट्रांस सहारन व्यापार मार्गों पर अपना दबदबा कायम किया, लेकिन इनके साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण लोग और राज्य फल फूल रहे थे। वे अक्सर इन बड़े साम्राज्यों के साथ बातचीत करते थे, व्यापार करते थे, कभी-कभी लड़ते भी थे, लेकिन अपनी अलग पहचान और शक्ति संरचनाओं को भी बनाए रखते थे। पश्चिम अफ्रीका उस समय भी और आज भी अविश्वसनीय विविध, डाइवर्स था और है। हमारा स्रोत मैकडूगल लिटेल की किताब इन बिग 3 के अलावा कुछ प्रमुख उदाहरणों पर भी प्रकाश डालती है। चलिए, हौसा शहर राज्यों, हौसा सिटी स्टेट्स से शुरू करते हैं। ये बड़े साम्राज्यों के मुकाबले कहाँ स्थित थे? हौसा लोगों ने अपने शहर राज्य माली और सोंगाई के पूर्व में स्थापित किए, जो आज के उत्तरी नाइजीरिया का सवाना क्षेत्र है। स्रोत 3 प्रमुख हौसा शहर राज्यों का नाम लेता है, कानो, कटसीना और जाजाओ, जिसे बाद में जारिया कहा गया। कानो, कत्सीना, जाजाओ, ये नाम याद रखने लायक हैं। क्या ये भी घाना या माली की तरह मुख्य रूप से व्यापारिक राज्य थे? उनकी अर्थव्यवस्था मिश्रित थी। उनका आर्थिक आधार उपजाऊ सवाना जमीन पर होने वाली खेती और व्यापार दोनों पर टिका था। वे कपड़ा बनाने और चमड़े के काम जैसे सामानों के निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। उन्होंने कारवा व्यापार में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। और राजनीतिक रूप से वे कैसे संगठित थे? क्या उन्होंने मिलकर एक बड़ा हौसा साम्राज्य बनाया? नहीं, और यही एक महत्वपूर्ण अंतर है जो स्रोत बताता है। वे स्वतंत्र शहर राज्यों, इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स के रूप में विकसित हुए। हर शहर का अपना शासक और अपनी सरकार थी। हाँ, अक्सर मिलती-जुलती प्रशासनिक संरचनाएं होती थीं, लेकिन वे कभी राजनीतिक रूप से एक नहीं हुए। किताब ये भी नोट करती है कि इन हौसा शहर राज्यों के बीच अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी। और इसी आपसी संघर्ष ने उनमें से किसी एक को इतना शक्तिशाली नहीं बनने दिया कि वो सबको एकजुट करके एक एकीकृत हौसा साम्राज्य बना सके। वे शक्तिशाली क्षेत्रीय खिलाड़ी तो बने रहे, लेकिन माली या सोंघाई की तुलना में राजनीतिक रूप से खंडित, पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड रहे। चलिए, अब थोड़ा दक्षिण की ओर, वन क्षेत्रों की तरफ चलते हैं, योरूबा साम्राज्यों की ओर। स्रोत इनके बारे में क्या बताता है? योरूबा लोग, जो मुख्य रूप से आज के दक्षिण पश्चिमी नाइजीरिया और बेनिन में बसे हैं, एक साझी भाषा बोलने वाले समूह के रूप में पहचाने जाते हैं। वे शुरू में छोटे समुदायों में रहते थे, लेकिन समय के साथ शक्तिशाली राज्यों में विकसित हुए। ये राज्य अक्सर बड़े, दीवारों से घिरे शहरों के आसपास केंद्रित होते थे। कौन से प्रमुख योरूबा शहर राज्यों का उल्लेख किया गया है? टेक्स्ट विशेष रूप से 2 प्रमुख शुरुआती राज्यों पर प्रकाश डालता है, इफे और ओयो। इफे और ओयो। हाँ, इफे को अक्सर योरूबा लोगों की मूल आध्यात्मिक मातृभूमि माना जाता है। वहीं ओयो बाद में अपनी सैन्य शक्ति, खासतौर पर अपनी घुड़सवार सेना कैवलरी के दम पर एक बहुत बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। और योरूबा लोग अपनी कला के लिए भी खासतौर पर जाने जाते हैं ना? बिल्कुल। स्रोत इफे और ओयो के कारीगरों के असाधारण कलात्मक कौशल, एक्सेप्शनल आर्टिस्टिक स्किल्स का जिक्र करता है।
वे अपनी अविश्वसनीय रूप से जीवंत और परिष्कृत मूर्तियों, लाइफ-लाइक और सोफिस्टिकेटेड स्कल्पचर्स के लिए प्रसिद्ध हैं। खासकर टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी से बने सिर और बाद में कांस और पीतल जैसी धातुओं को ढालकर बनाई गई मूर्तियां। ये कला अक्सर शासकों को दर्शाती थी और इसका गहरा धार्मिक और राजनीतिक महत्व था। तो ये सिर्फ राजनीतिक विकास ही नहीं था, बल्कि एक बहुत समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा भी साथ साथ चल रही थी। निश्चित रूप से ये राज्य जटिल समाज थे जहां मजबूत राजनीतिक संरचनाएं थीं, गहरी धार्मिक परंपराएं थीं और ये उत्कृष्ट कलात्मक विरासत भी थी। अब इसी क्षेत्र में एक और प्रमुख राज्य का उल्लेख है, बेनिन का साम्राज्य। जी, ये कहाँ स्थित था? बेनिन का साम्राज्य नाइजीर नदी के डेल्टा के पास योरूबा राज्यों के दक्षिण और पश्चिम में उभरा, जो आज का दक्षिणी नाइजीरिया है। समुद्र तट के पास होने की वजह से इसकी लोकेशन बाद में तब बहुत महत्वपूर्ण हो गई जब यूरोपीय लोग समुद्र के रास्ते यहाँ पहुंचने लगे। क्या स्रोत बेनिन के किसी खास शासक का जिक्र करता है? हाँ, टेक्स्ट एक शक्तिशाली ओबा बेनिन के शासक का टाइटल होता है, जिनका नाम था एवुआरे। हाँ, उन्होंने 15वीं शताब्दी में शासन किया और उन्हें बेनिन को एक छोटे से राज्य से एक प्रमुख सैन्य शक्ति और एक शानदार दीवारों वाले शहर में बदलने का श्रेय दिया जाता है। तो जैसे सोंघाई में सुन्नी अली थे, वैसे ही एवुआरे बेनिन के लिए एक साम्राज्य निर्माता थे। एक तरह से कह सकते हैं, हाँ। उन्होंने सेना को मजबूत किया, बेनिन के क्षेत्र का विस्तार किया और माना जाता है कि उन्होंने बेनिन शहर के चारों ओर बनी विशाल दीवारों और किलों का निर्माण भी करवाया। उन्होंने वाकई शक्ति का केंद्रीकरण किया। और बेनिन भी इफे और ओयो की तरह अपनी कलात्मक परंपरा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अत्यधिक प्रसिद्ध। हाँ। बेनिन विश्व प्रसिद्ध बेनिन ब्रॉन्जेस के लिए जाना जाता है। बेनिन ब्रॉन्ज। हाँ। स्रोत बताता है कि इनमें पीतल और कांसे से बने अविश्वसनीय सिर और मूर्तियां शामिल हैं। साथ ही हाथी दांत पर की गई नक्काशी और जटिल पट्टिकाएं भी हैं, जिन पर बहुत बारीक काम किया गया है। इन कलाकृतियों का मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ सजावट के लिए थी? उससे कहीं ज्यादा। ये कलाकृतियां शाही शक्ति और इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई थीं। इन्हें ओबा के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ संघों, स्पेशलिस्ट गिल्ड्स द्वारा बनाया जाता था और ये शाही महल को सजाती थीं। खास तौर पर जो पट्टिकाएं थीं, वे अक्सर ऐतिहासिक घटनाओं, दरबारी समारोहों या विदेशियों के साथ हुई मुलाकातों को दर्शाती थीं। एक तरह से ये राज्य के इतिहास और ओबा की शक्ति का दृश्य रिकॉर्ड थी। ये उस समय के कलात्मक कौशल और धातुकर्मा प्रौद्योगिकी, मेटलर्जिकल टेक्नोलॉजी के असाधारण स्तर को दर्शाती हैं। तो मुख्य ट्रांस सहारन साम्राज्यों के अलावा भी हमारे पास हौसा राज्य, इफे, ओयो और बेनिन जैसे शक्तिशाली और परिष्कृत राज्य थे। हर किसी का अपना आर्थिक आधार, अपनी राजनीतिक संरचना और अक्सर अविश्वसनीय कलात्मक परंपराएं थीं। बिल्कुल। इससे हमें उस दौर के पश्चिम अफ्रीका की एक कहीं ज्यादा समृद्ध और जटिल तस्वीर मिलती है। सिर्फ एक या दो बड़े साम्राज्य नहीं, बल्कि आपस में जुड़े हुए, बातचीत करते हुए, कभी सहयोग तो कभी संघर्ष करते हुए राज्यों और संस्कृतियों का एक जटिल ताना बाना है। वाह, ये वाकई एक बहुत ही सघन और जानकारीपूर्ण चर्चा रही। हाँ, हमने घाना, माली और सोंघाई के उत्थान और पतन को समझा और साथ ही महत्वपूर्ण हौसा, योरूबा और बेनिन राज्यों पर भी नजर डाली। और अगर हम मैकडॉगल लिटिल टेक्स्ट के विवरणों पर टिके रहें तो सबसे मुख्य निष्कर्ष, कोर टेक अवे यही निकलता है कि उन 3 बड़े साम्राज्यों घाना, माली, सोंघाई के लिए ट्रांस सहारन ट्रेड नेटवर्क कितना केंद्रीय था। उनकी शक्ति, उनका धन, उनका पूरा अस्तित्व ही उस सोने और नमक के व्यापार के प्रवाह को नियंत्रित करने और उस पर टैक्स लगाने के इर्द गिर्द घूमता था। और हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये सारी बारीकियां याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कालक्रम, क्रोनोलॉजी पर ध्यान दे। घाना का पतन 1076 में अल्मोराविड विजय के बाद हुआ। माली का शिखर मंसा मूसा के तहत आया। उनकी प्रसिद्ध हज यात्रा 1324-1325 में हुई। और सोंघाई का नाटकीय अंत लगभग 1591 में मुरक्खों आक्रमण के कारण हुआ, जिसमें बारूद और तोपों का इस्तेमाल हुआ। ये तारीखें आपके दिमाग में एंकर पॉइंट्स की तरह बैठ जानी चाहिए। और प्रमुख शख्सियतों को न भूलें, सोनिन के, घाना के संस्थापक, सुंदियाता, माली की स्थापना, मंसा मूसा, माली का स्वर्ण युग, हज, इब्न बतूता, महान यात्री जिन्होंने माली की न्याय प्रणाली की प्रशंसा की, सुन्नी अली, सोंघाई का सैन्य विस्तारक, अस्किया मोहम्मद, सोंघाई का प्रशासक और एवुआरे, बेनिन में शक्ति निर्माता। जगहों के नाम भी महत्वपूर्ण है। तगाजा, नमक का स्रोत; नियानी, माली की राजधानी; टिम्बक्टू,
शिक्षा का केंद्र, गांव, सोंघाई का आधार। कानो कैट्सिनिना, जाजाओ हौसा शहर, इफे ओयो योरुबा राज्य, बेनिन सिटी, ये सब आपके ज्ञान के आधार का हिस्सा होना चाहिए। और मुख्य अवधारणाएं, घाना में राजा के कार्य, सोने की डली वाली नीति, इस्लाम का प्रसार और उसके प्रशासनिक लाभ, माली की न्याय प्रणाली पर इब्न बतूता की टिप्पणियां, हौसा का विखंडन बनाम बड़े एकीकृत साम्राज्य, योरुबा बेनिन की कलात्मक उपलब्धियां और उनका महत्व, और सोंघाई के पतन का कारण, तकनीकी व्यवधान, गन पाउडर। ये सब वो पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी अवधि लगभग 800 से 1500 एडी को देखें तो ये हमें उस समय की दुनिया में पश्चिम अफ्रीका के स्थान के बारे में क्या बताती है? यह हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि पश्चिम अफ्रीका उस दौर में दुनिया से कटा हुआ या पिछड़ा हुआ, आइसोलेटेड और पेरिफेरल बिल्कुल नहीं था। यह गतिशील, परिष्कृत और धनी सभ्यताओं का एक क्षेत्र था जो व्यापार और विचारों के माध्यम से उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और अप्रत्यक्ष रूप से यूरोप से भी गहराई से जुड़ा हुआ था। उन्होंने जटिल प्रशासनिक प्रणालियां विकसित की, शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा दिया और अविश्वसनीय कला का निर्माण किया। वे अपने समय के विश्व मंच पर प्रमुख खिलाड़ी थे। और इसीलिए सोंगाई का पतन इतना महत्वपूर्ण क्षण बन जाता है। ये हमें हमारे अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न, प्रोवोकेटिव थॉट की ओर ले जाता है, जिस पर आप सभी को सोचना चाहिए। हाँ, सोंगाई का वो पतन सिर्फ एक साम्राज्य का अंत नहीं था, इसने एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दिया। सोचिए, एक अपेक्षाकृत छोटी मुरक्कन सेना, लेकिन जो बारूद और तोपों जैसे नए हथियारों से लैस थी, उसने उस साम्राज्य को हरा दिया जो सदियों की परंपरा पर बना था और पश्चिम अफ्रीका का सबसे बड़ा साम्राज्य था। इसका मतलब क्या है? ये दिखाता है कि सैन्य प्रौद्योगिकी अब एक गेम चेंजर बन चुकी थी। बिल्कुल। ये दर्शाता है कि कितनी तेजी से तकनीकी श्रेष्ठता, भले ही वो हथियारों जैसे सिर्फ एक खास क्षेत्र में हो, स्थापित शक्ति संरचनाओं को उलट सकती है। सोंघाई की प्रशासनिक प्रतिभा, विशाल क्षेत्र, बड़ी सेना, इनमें से कुछ भी काम नहीं आया जब उनका सामना उन तोपों और मस्किटों यानी बंदूकों से हुआ जिनका वे मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो हम जिस सवाल के साथ आपको छोड़ रहे हैं वो ये है, आज की दुनिया में तकनीकी परिवर्तन, चाहे वो सैन्य हो, आर्थिक हो या सूचनात्मक हो, कितनी तेजी से स्थापित शक्तियों को बाधित कर सकता है। और ऐतिहासिक रूप से और शायद आज भी उन लोगों या समाजों के लिए क्या परिणाम होते हैं जो इस तकनीकी विकास की दौड़ में थोड़ा सा भी पीछे रह जाते हैं। ये नवाचार की गति और दुनिया को फिर से आकार देने की उसकी शक्ति के बारे में एक गहरा सवाल है, उतना ही प्रासंगिक आज है जितना 16वीं सदी के पश्चिमी अफ्रीका में था। दोस्तों, इस पूरी चर्चा से आपको पश्चिमी अफ्रीकी इतिहास और आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी के प्रभाव के बीच कौन सा संबंध सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है? नीचे टिप्पणी, कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। और अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया तो सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली चर्चा तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.